हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिया शब्द से आया है, और हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ होता है तहकीकात करना। तो अब हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। ये हेरोडोटस जो है वो प्रथम बार हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखे थे, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। और भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे, और इंडिका नामक पुस्तक में उन्होंने भारत के बारे में बताए थे कि भारत का कैसा कल्चर है, भारत में क्या होता है। और जबकि आप लोग सोचते होंगे कि मेगास्थनीज वो कौन थे। तो मेगास्थनीज एक राजदूत थे, जो कि वो यूनान से आए थे। वो भारत में प्रथम बार आए थे राजदूत बनकर। तो राजदूत बनकर आए थे, तो उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे, जिसमें भारत के कल्चर के बारे में, भारत के समाज के बारे में, यानी कि भारत के बारे में लिखे थे। इसीलिए भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे कि इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है। तो इतिहास को तीन कालखंड में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक इतिहास का। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इतिहास के कालखंड के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं इतिहास के कालखंड की ओर। तो इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है प्रागैतिहासिक इतिहास, ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित साक्ष्य न हो, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य मिले हो। उदाहरण के लिए पाषाण युग, यानी कि ऐसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य कहीं नहीं, यानी कि जिसके बारे में कहीं लिखा ही नहीं गया है, कोई किताब में नहीं लिखा गया है, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि आप सुने होंगे कहीं पे खुदाई हुआ तो कहीं पे कुछ मिल गया है, या आप कभी कभी न्यूज में सुने होंगे कि यहाँ पे खुदाई चल रहा था, तो यहाँ पे इतना पुराना चीज ये मिला है। तो वही हो गया प्रागैतिहासिक इतिहास के अंतर्गत वो सब आते हैं। और प्रागैतिहासिक इतिहास कालखंड जो 25 लाख से 3000 BC तक आते हैं, और उसके बाद वाले हैं जो आद ऐतिहासिक में आते हैं। तो आद ऐतिहासिक दूसरा है, तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। तो ऐसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता, यानी कि ऐसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। जैसे कि आप लोग भारत में रहते हैं और चाइना का कुछ मिल जाएगा तो आप पढ़ पाते हैं? नहीं ना पढ़ पाते। वैसा ही है, जिसका लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया है, इसीलिए उस कालखंड को हम लोग आद ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। और ये हड़प्पा सभ्यता है, ये 3000 BC से 600 BC तक आते हैं। और हम लोग अगला कालखंड की ओर बढ़ते हैं, जिसका है जो है ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक कालखंड को हम अब हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा कालखंड की ओर। तो तीसरा कालखंड हमारा है ऐतिहासिक, ऐसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य मिला हो और पढ़ा भी जा सका हो, उसे हम लोग ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। तो ऐसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य मिला और उसे हम लोग पढ़ते भी हैं, उसे हम लोग ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हो जाएगा प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। और इसका उदाहरण हो जाएगा 600 BC से 1947। और BC का मतलब होता है ईसा पूर्व और ईसा ईसवी। तो ईसा पूर्व और ईसवी जो है वह ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का जो कालखंड आता है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो कालखंड आता है उसे ईसवी कहा जाता है। तो इसको हम लोग आगे भी समझेंगे। और हमारा हो गया है ऐतिहासिक कालखंड। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सब एक ही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।